एग्जाम्पल वन दे दिया, एनुअल लीज रेंट दे दिया 50,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, लीज पीरियड दे दिया 5 ईयर का, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया 50,000 का, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 15,000 का, फेयर वैल्यू दे दिया, इंसेप्शन बिगिनिंग ऑफ द लीज दे दिया 2 लाख रुपये का, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज ऑफ द कंप्यूटेड बिलो दे दिया है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज जिसका डिस्काउंट रेट जो दिया है प्रेजेंट वैल्यू में वो मिनिमम लीज पीरियड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पीरियड एंड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपये। मतलब इसके अंदर अनगारंटेड भी लेना है और गारंटेड भी लेना है, ठीक है। तो मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 10% के ऊपर पीवीएस का फाइंड करेंगे। तो ये दे दिया फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का ईयर से सबके अंदर MLP मिनिमम लीज पेमेंट प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू निकलेंगे। तो मिनिमम लीज कितना है, पेमेंट 50,000 का है, 50,000 5 साल तक हमने पे किया है और 10% का हमारा क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो 1 डिवाइड बाई 1.10 करेंगे तो 0.9099 आएगा। वैसे ही फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.826 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.751 आएगा। वैसे ही फिफ्थ ईयर तक का जाना है और फिर फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे करना है तो मल्टीप्लाई कर देना 50,000 का 0.909 से, तो पीवी आ जाएगा 45,450। वैसे ही सेकंड ईयर के अंदर भी कर देना 50,000 को मल्टीप्लाई करना 0.826 से तो 41,300 आ जाएगा। वैसे ही फिफ्थ ईयर के अंदर भी वैसे ही कर देना 50,000 का 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,050 आएगा। 25,000 जो है वो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 15,000 है। उसको फिफ्थ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से तो 15,525 आएगा और 9,315 आएगा और टोटल में कितना आएगा 2,14,340। ये क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू होगा। पीवी ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यहाँ पर क्यों हमको 14% पर फाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो फेयर वैल्यू 2 लाख रुपये है, यहाँ पर 2 लाख से ऊपर जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर बनाना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग 14 कर देंगे तो ये दे दिया 11 से लेकर 5 तक का 50,000 का क्या है MLP प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी अलग से फिफ्थ ईयर के अंदर हम लोग लिखेंगे 25,000 जो गारंटेड वाला है और अनगारंटेड वाला कितना है 15,000 है, तो वो दोनों लिखेंगे। और डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.14 करेंगे तो कितना आएगा 0.877, फिर वापस इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.769 आएगा। वैसे ही इज इक्वल्स टू करते जाना तो फिफ्थ ईयर तक हमारे पास आ जाएगा 0.519। 50,000 को 0.877 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,850 आएगा। वैसे 50,000 को फिफ्थ ईयर के अंदर 0.519 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,950 आएगा और 25,000 जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू उसको भी मल्टीप्लाई 0.519 से करेंगे तो 12,975 आएगा। फिफ्थ ईयर के अंदर जो 15,000 अनगारंटेड है उसको भी 519 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,785 आएगा और टोटल करेंगे तो 192,360 आएगा। अभी जो इंटरेस्ट रेट है इम्प्लिसिट का लीज के अंदर वो कंप्यूट कैसे करना पड़ेगा, तो हमारे को 2 लाख रुपए तक की फेयर वैल्यू तक जाना है। तो 10% के ऊपर हमारा पीवी कितना आ रहा था 2,14,360, 10% पे आ रहा था हमारा 2,14,340 और 14% पे हमारा कितना आ रहा है 192,360 आ रहा है। मतलब 4% इंक्रीज़ होने से हमारा कितना डिक्रीज़ हो रहा है तो 214,340 माइनस बाई 192,360 करेंगे तो 21,980 का हमारा डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। तो हमको तो कितना तक का जाना है 2 लाख रुपए तक का जाना है। तो 2 लाख के अंदर कितना है 2,14,340 में से माइनस करेंगे 2 लाख रुपीज़, तो मतलब 14,340 का हमको डिक्रीज़ चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14,340 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 21,980 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2.60% का हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब 10 तो है ही, 10 के अंदर कितना ऐड करेंगे 2.60 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेट 12.60 का रेट आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लीस करेगा ऑन द लीज। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एनुअल लीज रेंट दे दिया 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, लीज पीरियड दे दिया 5 ईयर का, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया 50,000, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 15,000 दे दिया, फेयर वैल्यू दे दिया इंसेप्ट एंड बिगिनिंग ऑफ द लीज के अंदर 2 लाख रुपये, इंटरेस्ट रेट ऑफ द इम्प्लीसिट ऑन द लीज दे दिया 12.6% है। तो आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मिनिमम लीज पेमेंट का जो कंप्यूट किया जाएगा ईयर के अंदर। ईयर से 1 से लेकर 5 तक का ईयर से MLP कितना है 50,000 और डिस्काउंटिंग फैक्टर 12.6 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.126 करेंगे हम लोग। 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना फैक्टर है 12.6 फैक्टर, यहाँ पर कितना फैक्टर है तो 12.6 का फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.126 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.80
.888 आएगा, मतलब उसको 0.890 आ जाएगा, और फिर उसके बाद वापस इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.790 आएगा, मतलब 0.788 आएगा, तो उसको हम लोग 0.790 भी ले सकते हैं। वैसे ही थर्ड के अंदर भी कर देंगे, फोर्थ के अंदर भी वैसे इज इक्वल्स टू करते जाएंगे तो हमारे पास फैक्टर निकलते जाएंगे। फिफ्थ तक का हमको फैक्टर निकल जाएगा। फिफ्थ का फैक्टर कितना आ जाएगा, 0.552 आएगा। तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.552 तो 27,600 आएगा। वैसे ही फर्स्ट वाले के अंदर भी 50,000 को 0.890 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 आएगा। वैसे सबको भी मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर हमको बोला नहीं गया है कि अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेना है, इसलिए हम लोग 15,000 को इग्नोर करेंगे, सिर्फ 25,000 को लेंगे। 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.552 से तो 13,800 आएगा। तो हमारा पीवी कितना आ जाएगा, 1,91,500। प्रेजेंट वैल्यू 1,91,500 आ रही है लीज पेमेंट की। और फेयर वैल्यू जो लीज की है वो कितनी है, 2 लाख रुपये। तो एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करेंगे एसेट को इन द बुक्स ऑफ द लेसी। तो असेट अकाउंट डेबिट टू लेसल्स अकाउंट। लेसल्स के अंदर पैकेट में क्या लिखेंगे, लीज लायबिलिटीज अकाउंट। तो 1,91,500 पर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर रिकॉर्ड किस पर करना होता है, फेयर वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे, तो लोअर क्या हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू लोअर हो गया, तो 191,500 पर रिकॉर्ड कर देंगे। लेसी की बुक के अंदर एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट 191,500। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लोग जीरो रेसिडुअल वैल्यू एलोकेट करेंगे फाइनेंशियल चार्जेस को, तो कैसे लीज पीरियड बनेगा वो हमको दिखाया जा रहा है। तो ईयर के अंदर दे दिया 0, 1 2 3 4 5 ईयर तक जा रहा है। मिनिमम लीज पेमेंट फाइनेंशियल चार्जेस कितना आएगा, 12.6% प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ड्यू। जीरो के अंदर प्रिंसिपल ड्यू कितना आएगा, 1,91,500। और उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर हम लोग मिनिमम लीज पेमेंट कितना दे रहा है, 50,000 रुपये का दे रहा है। और फिफ्थ ईयर के अंदर जाकर हम लोग को क्या ऐड कर देना पड़ेगा, जो 25,000 का गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है उसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो 50 प्लस पर 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 75,000 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जैसा हायर प्रेजेस के अंदर करते थे वैसे ही करना है। तो 1,91,500 का 12.6% करेंगे तो 24,129 आएगा, जिसको 50 में से माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा 25,871। 1,91,500 में से 25,871 माइनस करेंगे तो 165,629 आएगा। उसके बाद 165,629 के 12.6% करेंगे तो 28,69 आएगा। उसको माइनस करेंगे 50,000 में से तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 29,131। उसको माइनस करेंगे 165,629 में से तो 136,498 आएगा। उसका 12.6% करेंगे तो 17,199 आएगा। उसको माइनस करेंगे 50,000 में से 32,801 आएगा। और उसको माइनस करेंगे फिर इसमें से 136,498 में तो 103,697 आएगा। वैसे ही करते जाएंगे। और लास्ट के अंदर जब फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के अंदर हमारे को क्या आएगा, लास्ट के अंदर नील हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा 6763 का प्रिंसिपल ड्यू बचा है वही हमारा किस में प्रिंसिपल में आ जाएगा 763 और उसको से माइनस करेंगे 75,000 तो 8237 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज ईयर 1 के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल चार्जेस बुक्स ऑफ द लेसी के अंदर। वो कैसे है, तो फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट कितना लिख आउट करेंगे 24,129 का फाइनेंशियल चार्जेस जो हमने ड्यू हुआ है फॉर द ईयर। और फिर लेसर को हम लोग कितना पे करेंगे, लेसर टू बैंक अकाउंट 50,000 का हम लोग इंस्टॉलमेंट पे लीज रेंट पेमेंट कर रहे हैं फॉर द ईयर। और फिर जो P&L अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे टू फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट। फाइनेंशियल चार्जेस को P&L के अंदर लेके जाएंगे 24,129। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू अगर डिटरमिनेबल नहीं है और जो लेसेस है वो बोरो कर रहा है, उसका रेट है 10%, तो क्या होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो इम्प्लिसिट ऑन लीज है, जो डिस्काउंट रेट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट के लिए है, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू के लिए अगर वो इक्वल करता है फेयर वैल्यू से, तो इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट होगा लीज के ऊपर वो डिटरमाइन नहीं किया जाएगा अनलेस अगर अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू नोन है तो। मतलब हमको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 10% के ऊपर, 10% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ईयर दे दिया 1 से लेके 5th तक का ईयर, जबके अंदर MLP कितना है, मिनिमम लीज पेमेंट कितना है, तो 50,000 रुपये का है। और लास्ट के अंदर जो 5th ईयर के अंदर है वो वहाँ पर कितना होगा 50,000 प्लस बाय जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है 25,000 वो भी लिखेंगे। और डिस्काउंटेड फैक्टर 10% कैसे निकाला, 1/10 करेंगे तो 0.909 आएगा। फिर वापस इज इक्वल टू करेंगे तो 0.826 आएगा, 0.751 आएगा। वैसे ही 5th ईयर तक का हमको करना है, 5th ईयर का आ जाएगा 0.621। तो हम लोग 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो 45,450 आएगा। वैसे सेकंड और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और के अंदर कर देना। लास्ट में 5th ईयर के अंदर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से तो 31,050
आएगा, और 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से तो 15,525 आएगा। टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी फुल 2,05,025। प्रेजेंट वैल्यू है 2,05,025 और फेयर वैल्यू कितना है 2 लाख रुपये। तो जो भी लेस होगा वो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द लेसी के अंदर। जब हम लोग एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट लीज लायबिलिटी ब्रैकेट में 2 लाख रुपये। लायबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है फेयर वैल्यू 2 लाख रुपये के ऊपर, क्योंकि हमको एसेटेन करना पड़ता है डिस्काउंटेड रेट जिसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू जो मिनिमम लीज पेमेंट की है वो इक्वल हो जाती है 2 लाख रुपये। इसके लिए जो डिस्काउंटेड रेट है उसको यूज़ किया जाएगा अलोकेट करने के लिए फाइनेंशियल चार्जेस ओवर द लीज पीरियड। अभी मिनिमम लीज पेमेंट जो है वो कैस्ट किया जा रहा है 12%। अगर 12% होगा तो कितना निकलेगा, तो 12% पे ईयर दे दिया है 1 से लेकर 5 तक। मिनिमम लीज पेमेंट दे दिया 50-50 हज़ार रुपये, और लास्ट के अंदर जो 5th ईयर के अंदर है उसके अंदर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 25,000 एग्री आउट कर देंगे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% करेंगे तो 1/1.12 करेंगे हम लोग तो 0.893 आएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे तो 0.797, फिर 712, और वैसे करते करते 5th ईयर तक आ जाएगा 0.567। 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.893 से तो 44,650 आएगा। वैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर भी कर देना है, और फिर लास्ट के अंदर 25,000 की रेसिडुअल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना है 0.567 तो 14,175 आएगा। टोटल करेंगे तो 194,425 आएगा। अभी क्या करना है हमको, वैसे ही IRR जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा हमको 10% पे कितना आ रहा था, 10% पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू रही थी 2,05,025, और 12% पे हमारी आ रही है 194,425 मतलब 2% का इंक्रीज़ होने से 2,05,025 माइनस 194,425 करेंगे तो मतलब कितना 10,600 और 10,600 का हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमको तो कहाँ तक पहुँचना है, 2 लाख तक पहुँचना है। तो 2,05,025 माइनस करेंगे 2 लाख तो कितना आएगा 5,025 का। अगर हमको डिक्रीज चाहिए तो हमको कितना परसेंटेज इंक्रीज़ करना पड़ेगा परसेंटेज के अंदर, 5,025 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10,600 करेंगे तो 0.948 आ रहा है, तो उसको 0.95 कर देंगे। 0.95 का इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो 10 प्लस बाय 0.95 मतलब 10.95% आएगा। हम लोग को फाइनेंशियल चार्जेस को ओवर द लीज पीरियड एलोकेट कैसे करेंगे, तो टेबल बनाएंगे ईयर के अंदर मिनिमम लीज पेमेंट फाइनेंशियल चार्जेस और 10.95 के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ड्यू 0 से लेके 5th तक का आएगा। 0 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ड्यू 2 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये से हम लोग एसेट रिकॉर्ड करिए तो 2 लाख रुपये यहाँ पर लिखेंगे। 2 लाख में से 2 लाख का हम लोग कितना परसेंटेज करेंगे, 10.95% करेंगे तो 21,900 आएगा। उसको हम लोग 50,000 में से माइनस करेंगे तो 28,100 आएगा, और फिर 2 लाख को माइनस करेंगे 28,100 में तो 171,900 आएगा। इसका 10.95% करेंगे तो कितना आता है, तो 18,823 आएगा, जिसको 50,000 में से माइनस करेंगे तो 31,177 आएगा। इसको 1,71,900 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 140,723। वैसे ही करते जाएंगे, और लास्ट के अंदर जो अमाउंट ड्यू फोर्थ के अंदर बचेगा 67,753, उसको हम लोग प्रिंसिपल के अंदर लिख देंगे 67,753 और माइनस कर देंगे 75,000। ये 75,000 कैसा है, तो 50,000 जो है वो हमारा मिनिमम लीज पेमेंट है, प्लस बाय 25,000 जो है हमारा वो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है। तो 67,753 में से माइनस करेंगे 75,747 का हमारा क्या आएगा, फाइनेंशियल चार्जेस आएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज ईयर 1 के अंदर जो रिकॉग्नाइज किएंगे फाइनेंशियल चार्जेस लेस्सी की बुक्स के अंदर वो ऐसे होगा, तो फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लेसर्स अकाउंट कितना आएगा 21,900, लेसर टू बैंक अकाउंट कितना आएगा 50,000, P&L अकाउंट टू फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंट 21,900। इलस्ट्रेशन में देखते हैं एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड है जो मशीनरी ले रही है ऑन द फाइनेंशियल लीज। एस के लिमिटेड के पास से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, लीज टर्म से 4 ईयर्स का फेयर वैल्यू जो इंसेप्शन ऑफ द लीज है वो 20 लाख रुपये, लीज रेंट है 6,25,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1,25,000, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है 3,75,000, इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट 15% है, डिस्काउंटेड रेट दे दिया ईयर 1 2 3 4 का रेस्पेक्टिवली दे दिया है। हमको कैलकुलेट करना है हमको द वैल्यू ऑफ द लीज लायबिलिटी एज पर AS 19 और डिस्क्लोज करना है इम्पैक्ट जो बैलेंस शीट पे पड़ेगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ेगी ईयर 1 के अंदर। तो पैरा नंबर 11 AS 19 लीजिस जो है वो क्या बोलता है, तो लीज शुड रिकॉग्नाइज, लीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एसेट है तो लायबिलिटी और द अमाउंट जो इक्वल होगी लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू या तो लीज एसेट से जिसका इंसेप्शन है फाइनेंशियल लीज
एंड जो प्रेजेंट वैल्यू होगी मिनिमम लीज पेमेंट की स्टैंड पॉइंट पे ऑफ द लेसी कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट लगाकर हमको इम्प्लिसिट लीज के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दे दिया है 1 से लेकर 4 तक का जा रहा है। मिनिमम लीज पेमेंट 6,25,000 हर साल है, लेकिन 4th ईयर के अंदर हम लोग को क्या ऐड कर देना है, 1,25,000 की गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी हमको ऐड कर देनी है, तो वो आ जाएगा 7,50,000। और डिस्काउंटेड फैक्टर यानी इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया हमको 15%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8696 और फिर वापस इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.7561 आएगा। वैसे ही करते जाएंगे 4th ईयर तक का। और 6,25,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8696 से तो 5,43,500 आएगा। वैसे लास्ट में 4th के अंदर 7,50,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5718 से तो 4,28,850 आएगा। टोटल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकल आ जाएगी 18,55,850। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है मिनिमम लीज की वो कितनी है 18,55,850, जो कि लेस है फेयर वैल्यू से जो इंसेप्शन ऑफ द लीज है जो कि 20 लाख रुपए है। इसलिए हम लोग जो असेट है एंड जो करस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे 18,55,850 से, जो एस पर AS 19 है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज GIL कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम लीज पेमेंट MLP प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और जो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज जो NIL है उसको कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज माइनस करेंगे अनअर्नड फाइनेंस इनकम UFI। अनअर्नड फाइनेंस इनकम को कैसे निकालेंगे, तो GIL में से माइनस करेंगे PV ऑफ द MLP प्लस बाय PV ऑफ द UGR। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। प्रकाश लिमिटेड है जो लीज कर रही है मशीन को बादल लिमिटेड को। फॉलोइंग आइटम्स दे दिया, फेयर वैल्यू दे दिया मशीन की 48 रुपीज़ इन लैक्स है। लीज टर्म दे दिया 5 ईयर का लीज। रेंटल पर एनम दे दिया 8। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया 1.6। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया 3। एक्सपेक्टेड में से गारंटेड माइनस करेंगे तो हमारे पास अनगारंटेड आ जाएगा। तो 3 में से माइनस करेंगे 1.6 तो 1.4 है, वो क्या आ जाएगा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इंटरेस्ट रेट ऑफ द रिटर्न दे दिया 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया, एस्टिमेट करना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो AS 19 के हिसाब से चलिए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को कैसे फाइंड आउट कर देंगे। जो डिफरेंस होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एंड जो प्रेजेंट वैल्यू होगी मिनिमम लीज पेमेंट की अंडर फाइनेंशियल लीज स्टैंड पॉइंट पे लेसर के, एंड जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू होगी जो अक्रूइंग होगी लेसर को इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट करेगा लीज पे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर मिनिमम लीज पेमेंट प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर क्या आएगा, तो टोटल लीज रेंट प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस बाय गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस बाय अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो टोटल लीज रेंट कितना आएगा हमारे पास 8 लाख रुपए पर एनम का है। तो हमको तो 5 साल के लिए चाहिए, तो 8 लाख मल्टीप्लाई 5 करेंगे। प्लस बाय गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, तो 1,60,000 प्लस बाय 1,40,000। अनगारंटेड जो मैंने निकाला 3 में से 1,60,000 माइनस किया तो 1,40,000 आएगा। तो टोटल हम लोग करेंगे तो 43 लाख A की वैल्यू आ गई। अभी B की वैल्यू निकालेंगे जिसमें MLP एंड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को करना है। तो ईयर के अंदर कितनी है 1 से लेकर 5 तक का ईयर से MLP जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे एंड रेसिडुअल वैल्यू। तो 8 लाख रुपये सब के अंदर आ रहा है 5 के अंदर। और फिर 15% का इंटरेस्ट रेट है तो 1 डिवाइड बाई 1.15 करेंगे तो 0.8696 आएगा। तो 8 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,95,680 आएगा। वैसे 5th के अंदर 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4972 से तो 3,97,760 आएगा। वैसे गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है 1,60,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है वो कितना है 0.4972 तो 79,552 आएगा। उसके बाद अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी ऐड करने पड़ेगा 1,40,000। 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4972 से तो 69,608 आएगा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, वहाँ पर 43 लाख आ रहा है। जहाँ पर MPL इंक्लूडिंग द URV है वहाँ पर 43 लाख आ रहा है। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 23,920। तो ऑन फाइनेंस इनकम कितना होगा A माइनस बाई B 43 लाख माइनस बाई 28,30,920 तो 14,69,080 आएगा। सपोज करना है जो आउटपुट है मशीन जो टेकन किया गया है 3 साल के अंदर ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो एस्टिमेट किया जा रहा है 10,000 यूनिट 1,20,000 यूनिट
ईयर 2 के अंदर एंड 50,000 यूनिट ईयर 3 के अंदर। एग्रीगेट एनुअल लीज पेमेंट जो दिया रहा है वो 25,000, 45,000, 50,000 रेस्पेक्टिवली है। लीज टोटल लीज पेमेंट जो है वो 1,20,000 का है। एग्जाम्पल के अंदर रिकोगनाइज किया जा रहा है प्रपोर्शन में आउटपुट 15,000 का पहले ईयर के अंदर, 30,000 दूसरे ईयर के अंदर, 75,000 तीसरे ईयर के अंदर। जो डिफरेंस आ रहा है लीज रेंट के अंदर वो किसकी वजह से आ रहा है कि लीज रेंट रिकोगनाइज किया जाएगा, डेबिट या तो क्रेडिट किया जाएगा लीज इक्विवेलेंट अकाउंट के अंदर। तो ईयर 1 के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे। तो लीज रेंट अकाउंट कितना आ रहा है 15,000 का, जो हमको आउटपुट के अंदर प्रोपोर्शन के अंदर हमको बांट के दिया गया है। तो वो लीज रेंट हम लोग 15,000 का, लेकिन लेसर को हम लोग कितना दे रहे हैं तो 25,000 हम लोग दे रहे हैं। तो बाकी का जो डिफरेंस बचेगा वो कहाँ डालेंगे हम लोग, तो लीज इक्विवेलेंट अकाउंट में डालेंगे 10,000 रुपये का डिफरेंस। लेसर अकाउंट टू बैंक अकाउंट कितना आएगा 25,000 रुपये। PNL टू लीज रेंट अकाउंट कितना आएगा 15,000। जो लीज रेंट है उसको हम लोग किस में चार्ज करेंगे, PNL के अंदर चार्ज कर देंगे। जो 15,000 का हम लोग लीज रेंट करा था, लेकिन लेसर को हम लोग कितना देने वाला है 25,000 का लेसर को देने वाला है। तो बाकी का जो बचेगा डिफरेंस उसको लीज इक्विलाइजेशन के अंदर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और लेसर टू बैंक्स भी कर देंगे 25,000। टोटल लीज रेंट जो है वो ड्यू है एंड जो रिकोगनाइज किया जाता है सेम। जो लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे टर्मिनल ईयर के अंदर। तब तक जो बैलेंस है लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट का उसको हम लोग कहाँ पर शो करके रखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट के अंदर या तो करंट के लायबिलिटी के अंदर, डिपेंड करेगा नेचर क्या है उसके बैलेंस का। सपोज कर रहे हैं आउटपुट जो है मशीन का, जो इसकी इकोनॉमिक लाइफ है 6 ईयर की, जो एस्टिमेट किया जा रहा है 10,000 यूनिट। ईयर 1 के अंदर 20,000, ईयर 1 के अंदर 10,000 है, 20,000 ईयर 2 के अंदर है, 30,000 ईयर 3 के अंदर है, 40,000 यूनिट्स जो है वो 4 के अंदर है, 20,000 यूनिट 5th के अंदर है, 50,000 6 के अंदर है। मशीन जो दे रही है हमको 3 साल का ऑपरेटिंग लीज डीलर के पास ऑफ द मशीन फॉर इक्विवेलेंट एनुअल लीज रेंटल्स के अंदर, जो यील्ड करता है 20% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के दे रहा है 5 लाख की कॉस्ट के अंदर। तो 5 लाख प्लस पर 20% करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएशन है जो आउटपुट के ऊपर है कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट। टोटल लीज रेंट कितना हो रहा है तो 5 लाख प्लस बाय 120% करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 लाख आ जाएगा, क्योंकि 5 लाख की कॉस्ट है उसके अंदर 20% जोड़ देना है, तो इसके लिए 120% करेंगे तो 6 लाख आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे जो आउटपुट है ड्यूरिंग द लीज पीरियड, और उसको डिवाइड किससे करेंगे टोटल आउटपुट से। तो लीज पीरियड कितना है 3 साल का है, तो 3 साल का हम लोग को आउटपुट देखना पड़ेगा। तो कितना है आउटपुट 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 टोटल करेंगे तो 60,000 आ रहा है। और टोटल आउटपुट कितना निकल के आ रहा है तो सबका टोटल कर देंगे। जो 6 ईयर तक के आउटपुट है उनका, तो उनका टोटल आ रहा है 1,25,000। तो 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को डिवाइड करेंगे 1,25,000 से, तो 2,88,000 आएगा। एनुअल लीज रेंट कितना आएगा, तो हमको इसको 3 साल के अंदर इक्वल एनुअल लीज रेंट के अंदर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 96,000 हर साल का लीज रेंट आएगा। जो लीज रेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन इनकम किसके प्रोपोर्शन में, आउटपुट के प्रोपोर्शन में। जो प्रोपोर्शन दिया गया है हमको 10:20:30। तो हमारा जो इनकम रिकॉग्नाइज कैसे होगा, तो ईयर 1 के अंदर 48,000, 96,000 2 के अंदर और 1,44,000 ये कैसा आया। तो जो 2,88,000 जो है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2,88,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे आउटपुट के रेशियो में, तो 60 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 48,000 आएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई फिर 20 से करेंगे और 30 से करेंगे तो 96,000 मतलब 44,000 आएगा। ये प्रोपोर्शन के अंदर आएगा क्योंकि हमने 3 साल का ऑपरेटिंग लीज लिया हुआ है मशीन के लिए। सिंस जो डेप्रिशिएशन है वो कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, वो भी आउटपुट के प्रोपोर्शंस में आएगा। तो 5 लाख जो है उसके ऊपर हम लोग को डेप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा 6 ईयर के लिए। प्रोपोर्शनेट ऑफ द आउटपुट के रेशियो में आएगा। कितना रेशियो बनेगा 10:20:30 40:20:5 के रेशियो में। ये सब आउटपुट दिया गया है हमको 10,000 फर्स्ट ईयर के अंदर, 20,000 सेकंड के ईयर के अंदर, 30,000 थर्ड ईयर के अंदर। इसके रेशियो में हमको करना पड़ेगा। तो 5 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे 125 और फिर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40,000 आ जाएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन। अभी फर्स्ट ईयर के अंदर जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी लेसर की बुक में वो कैसे होगी, तो मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज टू परचेस अकाउंट 5 लाख रुपये। सेकंड क्या आएगा, लेसी अकाउंट 96,000 टू लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट टू लीज रेंट अकाउंट 48,000। ये 96,000 जो था वो क्या था, तो एनुअल लीज रेंट था, इसलिए हम लोग लेसी के अंदर कितना लिखेंगे 96,000 और लीज
रेंट के अंदर हम लोग कितना लिखेंगे, तो लीज रेंट के अंदर हम लोग 48,000 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा था आउटपुट के रेशियो के अंदर इसको करना पड़ता है। तो आउटपुट का रेशियो हमारा निकल के आ रहा था कितना, 48,000 फर्स्ट ईयर के अंदर निकल के आ रहा था। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लीज रेंट को 48,000 लिखेंगे, और जो बचेगा उसको लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल देंगे 48,000। तो फिर उसके बाद से थर्ड एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट टू लेसी अकाउंट 96,000 लीज रेंट अकाउंट टू PNL अकाउंट। अब ये PNL के अंदर हम लोग को लीज रेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम लोग किसके बुक में कर रहे हैं, लेसर की बुक में कर रहे हैं। तो लेसर की बुक के अंदर लेसर के लिए तो रेंट क्या हो गया, लीज रेंट इनकम होगा, इसलिए लीज रेंट अकाउंट टू PNL अकाउंट 48,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन गिवन ऑन द ऑपरेशन लीज कितना आएगा 40,000। PNL टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा 40,000। PNL के अंदर हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, सिंस जो टोटल लीज रेंट है जो ड्यू हो रहा है और रिकॉग्नाइज हो रहा है वो सेम है। जो लिस्ट इक्विलाइजेशन अकाउंट है उसको हम लोग क्लोज करना पड़ेगा टर्मिनल ईयर के अंदर। जब तक जो बैलेंस है लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट का उसको हम लोग को शो करके रखना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर एज अ करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स डिपेंड करेगा उसके नेचर्स ऑफ द बैलेंस के ऊपर। जब सेल किया जाता है और लीज बैक किया जाता है तो जो उसका रिजल्ट होता है फाइनेंशियल लीज के अंदर वो हमको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज के अंदर। जब सेल्स किया जाता है और लीज बैक किया जाता है ऑपरेटिंग लीज को, तो अगर केस वन के अंदर सेल्स प्राइस जो है वो इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इमीडिएटली। अगर सेल प्राइस है वो लेस देन द फेयर वैल्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो लॉस है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा फ्यूचर लीज पेमेंट के अंदर अगर वो बिलो होगा मार्केट प्राइस से, और उसको डिफर्ड करके रखना पड़ेगा, अमोर्टाइज करके रखना पड़ेगा प्रपोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट के अंदर, जो कि ओवर द पीरियड होगा, जो कि जिससे जो असेट्स है वो एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड किया जाएगा। सेल्स प्राइस अगर ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो जो एक्सेस है फेयर वैल्यू से उसको हमको डिफर्ड करके रखना पड़ेगा ना, अमोर्टाइज करके रखना पड़ेगा ओवर द पीरियड जो असेट एक्सपेक्ट किया जाता है यूज़ के लिए। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। ए लिमिटेड है जिसने सोल्ड किया है मशीनरी जिसका WDV है 40 लाख रुपीज़। बी लिमिटेड को किया है 50 लाख रुपीज़ के अंदर 40 लाख की मशीनरी जिसका WDV 40 लाख है, उसको हम लोग कितने रुपए में बेच दिया है 50 लाख रुपीज़ के अंदर बेच दिया है। और सेम मशीनरी को हम लोग ने लीज बैक कर दिया है बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड ने उसको लीज बैक कर दिया ए लिमिटेड को, यानी बेचा फिर उसको लीज बैक कर दिया ए लिमिटेड को। अभी लीज बैक जो है वो ऑपरेटिंग लीज है, कमेंट करना है। अगर जो सेल्स प्राइस है क्या कमेंट करना है, कमेंट करना है कि अगर जो सेल्स प्राइस है वो 50 लाख है और जो कि इक्वल है फेयर वैल्यू से, या तो जो फेयर वैल्यू है वो 60 लाख है, या तो जो फेयर वैल्यू है वो 45 लाख है, एंड जो सेल प्राइस है वो 30 लाख है, फेयर वैल्यू जो है वो 40 लाख है, एंड सेल प्राइस है वो 50 लाख है, फेयर वैल्यू जो है वो 46 लाख है, सेल प्राइस 50 लाख है, फेयर वैल्यू जो है वो 35 लाख है, एंड सेल प्राइस जो है वो 39 लाख है। ये सारे हमको सिनारियो दे दिए गए हैं। तो आंसर देखेंगे ABCDEF। ये हमको केस दिए हैं। तो WDV या तो कैरिंग अमाउंट हमको दे दिया है, सबके अंदर 40-40 है। फेयर वैल्यू जो हमको दे दिया है 50, 60, 45, 40, 46, 35 है। ये सब क्वेश्चन के अंदर ही दिया था 50, 60, 45, 40, 46 एंड 35। और जो हमको सेल्स प्राइस दिया गया था वो कितना है 50, 50, 38, 50, 50, 39। यहाँ पर हमको दे दिया गया था 50 है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर कुछ दिया नहीं है तो उसको अज्यूम कर लेंगे 50 है, और 38, 50, 50 एंड 39। अभी इम्पेयरमेंट जो लॉस है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे, तो 1 - 2 करेंगे। 1 क्या है तो WDV हो या तो कैरिंग अमाउंट है, उसमें से माइनस करेंगे 2 फेयर वैल्यू से, तो 40 - 50 करेंगे तो कुछ भी 40 - 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। 1 और 2 को कंपेयर करना है। अगर फेयर वैल्यू जो है वो कम निकली, अगर जो फेयर वैल्यू जो है वो कम निकली किससे WDV थे, तो हमको इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट केस के अंदर जो WDV है 40 है और फेयर वैल्यू क्या है 50 है, मतलब यहाँ पर फेयर वैल्यू ज़्यादा निकल रही है। फेयर वैल्यू ज़्यादा निकल रही है मतलब इम्पेयरमेंट लॉस को हो नहीं रहा है। सेकंड केस के अंदर भी 40, 60 है, मतलब फेयर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है। 40 और 45 है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है। 40 और 40 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो डैश कुछ भी नहीं है। इक्वल भी होगा तो भी चलेगा, अगर WDV और फेयर वैल्यू इक्वल होगा तो भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 40 है WDV एंड फेयर वैल्यू है वो 46 है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 40 और 35 है, मतलब यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, फेयर वैल्यू कम है 35 है, इसलिए 5 का क्या आएगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा, उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो डिफर इनकम है उसको कैसे देखेंगे, तो 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। 3 कितना है, 3 क्या है सेल प्राइस है, और 2 क्या है तो फेयर वैल्यू है। 50-50 है तो कुछ नहीं आएगा। 60-50 है तो भी हमारे क्या है सेल्स प्राइस कितना हो रहा है, सेल्स प्राइस है 50 और फेयर वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा।
45 एंड 38 है, तो 38 सेल प्राइस है और फेयर वैल्यू कितना है 45 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। 40-50 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ प्राइस कितना हो रहा है 50 हो रहा है और फेयर वैल्यू कितना है 40 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, तो जो सेल्स प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो इसके लिए हमको डेफर्ड इनकम माननी पड़ेगी इसको। यहाँ पर क्या हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो जो सेल्स प्राइस है वो फेयर वैल्यू से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग डेफर्ड इनकम मारेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो कितना है 4650 है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू कम है और सेल्स प्राइस जो है वो ज़्यादा है। 50 माइनस 46 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 को हम लोग डेफर्ड इनकम मानेंगे। 35-39, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू कितना 35 है और सेल्स प्राइस कितना 39 है, मतलब फोर्थ का हमारे को क्या आ रहा है, तो डेफर्ड इनकम आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने सेल कर दिया है फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा के अंदर हम लोग ने सेल कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग को इसको क्या बनना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम मानना पड़ेगा और ये ओवर लीज पीरियड हमको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट क्या है WDV है और सेल्स प्राइस कितना है, फर्स्ट क्या है WDV है और सेल्स प्राइस है हमारा थर्ड के अंदर। तो 40 को कंपेयर करेंगे 50 से, तो कितना आ रहा है 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 आ रहा है। तो 10 का हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो उसको हम लोग लिख के रख देंगे डिफरेंस के अंदर 40 और 50 सेल्स प्राइस एंड WDV। सेल्स प्राइस कितना है 50 है और WDV कितना है 40 है, तो यहाँ पर भी हमारा 10 का डिफरेंस आ रहा है। 38-40, तो हमारा कितना 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी लिख के रख देंगे 40-50, मतलब 40-50, तो हमारा कितना आ रहा है 10 का आ रहा है। लेकिन ये 10 क्या है, डेफर्ड इनकम है। क्यों डेफर्ड इनकम है, क्योंकि हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था 3 और 2 को कंपेयर करते हुए, तो वो डेफर्ड इनकम आ रही थी, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस के अंदर अभी कुछ नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे, क्योंकि वो डेफर्ड इनकम के अंदर चले जाएगा 10 का। 40-50, तो इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा 10 का आ रहा है, सेल्स 10 का आ रहा है। 10 के अंदर से हम लोग का 4 तो क्या है डेफर्ड इनकम है, तो बचा क्या 6, तो 6 का डिफरेंस हम लोग लिख के रख देंगे डिफरेंस के अंदर। और फिर क्या है 40-39 है, तो 40-39 के अंदर क्या आएगा, 1 लाख का लॉस आ रहा है। अभी ये जो 1 लाख का लॉस है ये तो हमारा पहले से बुक्स हो गया है, क्योंकि इम्पेयरमेंट का लॉस हमारा आ रहा है 5 का और डेफर्ड इनकम आ रही है हमारी 4 की। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा पहले से लॉस बुक्ड हो चुका है, तो डिफरेंस के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डिफरेंस का कॉलम है इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।